Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9 का चैप्टर एटम एंड इट्स मॉलिक्यूल्स और आज के टॉपिक क्या होगा डिस्कशन का? वेल दैट इज गोइंग टू बी व्हाट इज एन एटम। तो अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ा है? हमने पढ़ा सबसे पहले एटम की हिस्ट्री को, राइट? और उसके बाद फिर हमने अंडरस्टैंड किए द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और फिर लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो जल्दी से एक रिकैप करते हुए अंडरस्टैंड आज करेंगे कि एटम क्या होता है, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का बेसिस है। हमने पढ़ना है एटम्स के बारे में, तो आज इस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं हम। तो मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो चैप्टर नंबर 1 था दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें अंडरस्टैंड किया था कि मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना हुआ होता है। तो आज का ये रिकैप वहां से ही मैं शुरू करने वाली हूँ। तो हमने ये पढ़ा था कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस। तो हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो चेयर है, टेबल है, क्लोथ्स हैं, कॉपी, पेन, सॉल्ट, शुगर, कार, आयरन, वुड, कोल, पेट्रोलियम, क्ले, एयर, ट्री, सैंड, सॉइल, हम खुद सब क्या है? मैटर। क्योंकि हम सब में क्या है? कुछ मास है, कुछ वेट है, और हम कोई जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। जहां पे खड़ जाएंगे वहां की जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी। एंड all of these things they can be felt by any one or more of our 5 senses. फॉर एग्जाम्पल अगर चेयर है तो चेयर को हम फील कर सकते हैं टच करके, और हम उसको आंखों से देख भी सकते हैं। तो हम उसको अपनी किसी एक या एक से ज्यादा सेंसेस के साथ फील भी कर सके तो वेल उसे हम बोलेंगे मैटर। ठीक है, तो इसे हमने डिटेल में पहले चैप्टर में स्टडी किया। साथ साथ में हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि जो मैटर होता है दिस इज मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, राइट? तो हमने उन सारे माइन्यूट पार्टिकल्स को अंडरस्टैंड किया था कि माइन्यूट पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे वो आपस में डिफ्यूज करते हैं एंड सो ऑन। तो बहुत सारा कुछ हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया। साथ ही में और क्या हमने पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो ग्रीक फिलोसफर्स थे और अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे लाइक डेमोक्रेटस था, उन लोगों ने अराउंड द ईयर 400 बीसी 500 बीसी ये कहा कि जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हैं वो क्या हैं? एटम्स, राइट? तो वो जो माइन्यूट पार्टिकल्स की हम चैप्टर नंबर 1 में बात करते आ रहे थे, बाय चैप्टर नंबर 3 की अर्ली हिस्ट्री में हमने अब क्या अंडरस्टैंड किया कि हमारे फिलोसफर्स जो थे, चाहे वो इंडियन फिलोसफर्स थे, चाहे वो ग्रीक फिलोसफर्स थे, सबने क्या कहा कि परमाणु या एटम्स दे आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम ये जानते हैं कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स एंड दीज माइन्यूट पार्टिकल्स दे आर कॉल्ड एज एटम्स, राइट? और जब फिलोसफर्स ने कहा तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एटम क्या होते हैं कि अगर हमें कोई भी एक मैटर का पीस ले ले और उसको हम आगे फर्दर सब डिवाइड करते जाएं, छोटा 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 करते जाएं, तो अल्टीमेटली एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसे हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और उसे उन लोगों ने क्या बोला था? एटम बोला था। और इसी बात को वेल हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से भी पता लगा। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज देयर टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को आपने डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ा, और डाल्टन ने भी वही बात कही जो कि ग्रीक और एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स ने कही थी कि जो एटम होता है दैट इज स्ट्रक्चरलेस एंड इट इज इंडिविजिबल पार्टिकल। ये वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि हम ऑब्टेन करते हैं बाय डिवाइडिंग मैटर। इससे आगे फर्दर कुछ भी हम पॉसिबल नहीं है डिवाइड कर सकते। बट फिर हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस को भी स्टडी किया, और हमने अंडरस्टैंड किया कि वेल एटम को भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब है कि एटम का भी कोई स्ट्रक्चर होता है और हम उसको आगे फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। बट एटलीस्ट हम लोगों ने एक बात वहां पे अंडरस्टैंड ये जरूर की थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन।
हमेशा जब भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही थी तो जो सबसे छोटा पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहा था उस केमिकल रिएक्शन में वो था एटम। एटम हमेशा फोल नंबर्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कभी फ्रैक्शंस में तो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसका मतलब है पूरे का पूरा एटम पार्टिसिपेट करता है एक केमिकल रिएक्शन में। और ये जो बात डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हमें समझ में आई थी वो हम आज की डेट में भी सही मानते हैं। So जो modern atomic theory है, with the experimental evidence, this also believes that atom is the smallest particle that participates in a chemical reaction. So what is an atom now? I hope you all understand that atom is the smallest particle that participates in a chemical reaction. सो कहाँ से हम शुरू हुए थे? मैटर से। मैटर माइन्यूट पार्टिकल से बना हुआ होता है। वो माइन्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो एटम्स होते हैं। किसी ने कहा कि वो स्ट्रक्चरलेस होता है, वो डिवाइड नहीं हो सकता। हम आज जानते हैं कि उसका स्ट्रक्चर भी है, हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, बट इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। सो चलिए अब आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, और वो जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं वेल वो एटम्स होते हैं। ठीक है, अब अगली चीज है कि क्या हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो एटम्स होते हैं ये कितने छोटे होते हैं? छोटे तो होते हैं मगर कितने छोटे होते हैं? तो वेल चलिए अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं हाउ बिग इज एन एटम। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत 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 छोटे होते हैं, तो वेल आप कहोगे फिर भी कितने छोटे, राइट? तो मैं आपको ये कहूंगी कि ये किसी भी चीज के बारे में आप सोच सकते हो, जो सबसे छोटी चीज भी आप सोच सकते हो, वेल ये जो एटम्स होते हैं उससे भी छोटे होते हैं। इनफैक्ट अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आपकी ये जो कॉपी है जिस पे आप अभी नोट्स लिख रहे होंगे, आई होप आप लोग सब कुछ लिख रहे हैं क्योंकि आपको हेल्प करेगा जब आप अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो आपको हर एक चीज के नोट्स तो लिखने ही चाहिए, राइट? और इसीलिए तो हम आपको इतने डिटेल्ड नोट्स भी दे रहे हैं सो दैट कि आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपको कुछ और नहीं बाद में सर्च करना पड़े और आपके पास एक थरो अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने नोट्स हों। ऑलराइट, तो आई होप कि आप सब लोग ये नोट्स लिख रहे हैं और अब आप अपनी इस कॉपी का जिसमें भी आप नोट्स लिख रहे हैं उसके पेपर को हाथ में पकड़ के देखो। एक शीट ऑफ पेपर आप जानते हो कि वो कितनी थिन होती है? बहुत थिन होती है ना? और अगर मैं कहूं कि उस थिन शीट ऑफ पेपर में भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि वो एटम का साइज कितना होगा? थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि वो एटम बहुत ही छोटे होते हैं। चलो अब आपको एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। यहाँ पे अब आप इस टेबल में कुछ चीजों का कंपैरिजन देख रहे हो। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी नीचे से, ठीक है? नीचे सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक एप्पल, राइट? एक एप्पल, एप्पल से छोटा एक चींटी, चींटी से छोटी एक ग्रेन ऑफ सैंड, और फिर उसके नीचे एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर के बारे में तो हम शुरू से बात करते ही आ रहे हैं, और उसके बाद एक एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एप्पल से और हाइड्रोजन के एटम के साइज को वहां से नीचे जाते हुए विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि एटम कितना छोटा होता है। तो ये आप देख सकते हो एक एप्पल, ठीक है? अब मैंने इस एप्पल को एक स्केल के साथ मेजर करके देखा तो अप्रोक्सीमेटली आप ये कह सकते हो कि ये 0 सेंटीमीटर है, ये अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम, ठीक है? तो ये यहाँ पे है तो 9-10 सेंटीमीटर के आसपास ये एप्पल का साइज है, ठीक है? तो मैंने इस एप्पल को मेजर करके देखा, इसका जो साइज आया दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। कुछ थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, कोई एप्पल छोटा हो सकता है, कोई एप्पल बड़ा हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली मैंने कहा कि ये जो एप्पल है वो 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 1 मीटर है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है? तो अगर मेरा ये एप्पल 10 सेंटीमीटर है तो वो कितने मीटर होगा? 100 centimeter is equal to 1 meter. So 10 centimeter will be equal to 1 by 100 into 10. This will be equal to 10 to the power minus 1 meter, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ। This is 10 to the power minus 1 meter. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली हम ये कह रहे हैं कि जो इसका साइज है वो 10 टू द पावर -1 मीटर है।
अब इसका भी मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मैं एक मीटर लंबी चीज ले लूं, ठीक है, और अगर मैं उसके सेंटर से उसको आधा कर दूं, ठीक है, तो ये एक साइड कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर और दूसरी साइड कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, राइट। अगर मैं इसके 4 हिस्से कर दूं तो ये सबसे छोटे वाला हिस्सा कितने का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब अगर मैं यही 1 मीटर रॉड लेकर इसके 10 हिस्से कर दूं, ठीक है, मैंने 1 मीटर रॉड ली और मैंने उसके कितने हिस्से कर दिए 10 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्रोक्सीमेटली। अब मान लो कि मैंने इसके 10 हिस्से कर दिए, तो ये जो एक हिस्सा होगा, अगर मैंने इसके 10 हिस्से किए तो ये हिस्सा कितना होगा 1/10, राइट। 1 मीटर उसके 10 हिस्से कर दिए, ये हुआ 1/10। 1/10 को कैसे लिखेंगे 10 टू द पावर -1, दिस इज 10 टू द पावर -1 मीटर। तो मेरा जो एप्पल है वो इस मीटर वाले स्केल को अगर मैं 10 हिस्सों में बराबर के डिवाइड कर दूं तो उसमें से जो एक हिस्सा होगा वेल वो होगा इस एप्पल का साइज, ठीक है। अब सपोजेडली मैं एक चींटी की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है उसका साइज इज गोइंग टू बी 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेल मैं इस मीटर स्केल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूं, मैं इस मीटर स्केल को 1000 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूं, ठीक है। 1000 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर मैं उसका एक छोटा हिस्सा दूंगी तो वेल वो एक एंट होगा, ठीक है। सो 10 टू द पावर -3 का मतलब क्या होगा कि मैंने 1 मीटर को 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक छोटे पार्ट को अगेन देखा तो वो जो छोटा पार्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ एन एंट। और आप जानते हो कि वो जो एंट होता है वो कितना छोटा होता है। आप लोगों को कभी कभी तो, मुझे भी ऐसा ही होता है कि कीड़ी दिखती ही नहीं है और जब हमें वो काट लेती है हमें तभी पता लगता है। उससे और छोटा देखते हैं, यहाँ पे गिवन है ग्रेन ऑफ सैंड इज 10 टू द पावर -4 मीटर। एंड इफ यू रिमेंबर जब हमने मैटर की स्टडी को शुरू किया था तो वहां पे हमने मैटर इज मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स का एग्जाम्पल भी यही सैंड को लिया था। अगर एरोप्लेन से देख रहे थे तो हमने देखा पिक्चर में पानी था, सैंड की स्मूथ सी सरफेस दिखाई दे रही थी, जैसे ही पास में आके देखा तो वो सरफेस स्मूथ नहीं दिखाई दी और फिर जब हाथ में उठा के देखा तो वो जो सैंड के पार्टिकल्स थे कितने ही छोटे थे, कितने ही छोटे थे का मतलब अब आप समझते हो कि अगर मैं एक 1 मीटर को ले लूं और उसको मैं 10,000 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो उसमें से अब जो एक पार्ट आएगा दैट विल बी द ग्रेन ऑफ सैंड। दिस इज सो स्मॉल, ठीक है। एक ग्रेन ऑफ सैंड को अकेले में पिक करना ही आपको कितना डिफिकल्ट होगा। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे हम जा रहे हैं 10 टू द पावर -8 मीटर पे। दिस इज द साइज ऑफ अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज दैट पिगमेंट जो कि आपके ब्लड को रेड कलर देती है, ठीक है। उसका एक मॉलिक्यूल कितना ही छोटा है और उससे भी छोटा है हमारा वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाटर के बारे में हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके वाटर के मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है और वाटर के अंदर सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एक ड्रॉप पानी के अंदर 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का साइज कितना है 10 टू द पावर -9 मीटर। और अगर मैं एटम की बात करती हूँ तो हाइड्रोजन का एक एटम 10 टू द पावर -10 मीटर। सो आई होप नाउ आपको एक अंडरस्टैंडिंग से डेवलप हुई कि ग्रेन ऑफ सैंड से भी कितना 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 छोटा एक एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको उस हाइड्रोजन के एटम को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो वेल व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इन दिस पिक्चर इज दिस इज अ हाइड्रोजन एटम। जो एटम्स होते हैं हम ये जानते हैं कि दे आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। वो स्फीयर की तरह होते हैं, एक बॉल की तरह होते हैं, ठीक है। सो हम ये मानते हैं कि जो एटम्स हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप। और अगर मैं आपको ये कहूं कि अब आपको क्या मेजर करना है इस स्फेरिकल शेप का रेडियस, तो आप उसको कैसे मेजर करोगे? आप उसको मेजर करोगे इसके सेंटर से बाहर,
आउटर मोस्ट वॉल पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर से लेके बाहर तक का जो डिस्टेंस हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस। और क्योंकि ये एक एटम का रेडियस है इसलिए हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। तो एक एटम के सेंटर से उसके बाहर तक एंड की तरफ जो डिस्टेंस होगा उसे हम उसका एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। और अगर आप एक एटम के एटॉमिक रेडियस को मेजर करोगे तो वेल वो आएगा इन द रेंज ऑफ नैनोमीटर्स। नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज 1 to the power 1 by 10 to the power 9 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर को लेकर उसको आपके 1 और उसके पीछे 9 जीरोस लगाने हैं और उतने पार्ट्स में उस 1 मीटर को आपने डिवाइड कर देना है, तो जो वो एक छोटा सा हिस्सा आएगा, जस्ट इमेजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So 1 meter you are going to divide it into these many parts, and one part out of that part is going to be the size or the atomic radius of an atom. ठीक है, so 1 nanometer is 1 by 10 to the power 9 meter, or I can write it as 10 to the power minus 9 meter। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाता है तो पावर का जो साइन होता है दैट बिकम्स नेगेटिव, सो दिस बिकम्स 10 टू द पावर minus 9 मीटर, और आई कैन राइट 1 मीटर विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स हैं जो कि आपको आई होप अंडरस्टैंड अब हो गई हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, and 1 meter is going to be equal to 10 to the power 9 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर की रेंज में हमारे पास एटम के साइजेस आ रहे हैं, एटम के एटॉमिक रेडियाई आ रहे हैं। सो दीज आर सो वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, सो अब थोड़ा सा आइडिया हुआ आप लोगों को कि एटम कितना छोटा होता है। वेल वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि जो एटम होता है वो बहुत ही छोटा होता है, मगर अगला क्वेश्चन क्या आएगा, तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, हमें कैसे मालूम लगता है कि वो किस साइज का है। तो वेल ऑब्वियसली हम उसको अपनी नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, इनफैक्ट हम उसको बहुत ही अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स के साथ भी नहीं देख सकते। मगर आज की मॉडर्न साइंस में हमारे पास एक टेक्निक है जिसे कहते हैं STM। ठीक है, शॉर्ट में हम उसको लिखते हैं STM, और उसका फुल फॉर्म होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं हम उसको, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो इससे हम लोग सरफेस ऑफ एलिमेंट्स की इमेजेस को ले सकते हैं और उन इमेजेस पे हमें एटम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, so through modern technology we can produce images of the surface of elements showing atoms, and this modern technology is called as the scanning tunneling microscope. It is a highly sophisticated microscope which has made it possible to take photographs of atoms. हम एक्चुअली में एटम्स का साइज को नहीं बता पाते। ठीक है, एक्चुअल में अगर आप एग्जैक्टली ये कहो कि हमारे पास कोई एक स्केल है जिसके साथ हम एटम के साइज को नाप लेंगे, तो वेल हम वो नहीं कर सकते हैं। हमें उसको करना पड़ता है कुछ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप्स को यूज करके। हम उसकी एक बहुत ही मैग्नीफाइड व्यू को खींचते हैं और उसके साथ फिर हम इंडिविजुअल एटम्स के साइज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा मतलब एक माइक्रोस्कोप है, उसके साथ हमने फोटोग्राफ ली। उन फोटोग्राफ्स को आप ये कह सकते हो कि हमने मैग्नीफाई करके एटम्स के शेप को देखा और फिर वहां से हमने इनके साइजेस को कैलकुलेट किया। सो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज द सरफेस ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन भी एक एटम है, एक एलिमेंट है एक्चुअली में, और एक एलिमेंट बहुत सारे एटम से बना हुआ होता है। तो अब आप जैसे जैसे केमिस्ट्री को सीख रहे हो, अब बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स के बारे में जानोगे। तो पहले हम लोग सिंपल वालों की बात करते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल। सो हम अब नए नए एलिमेंट्स के बारे में सीख रहे हैं। सो एक एलिमेंट के बारे में आज आपने सीखा, दैट इज सिलिकॉन। और ये जो सिलिकॉन होता है ना, ये आपके कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। जो कंप्यूटर की जो चिप्स होती हैं वेल वो सिलिकॉन से बनी हुई होती हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर यू पीपल जो कि आज साइंस वर्ल्ड में जीते हो।
बिना मोबाइल फोन्स के, लैपटॉप्स के आप लोगों का तो जीना भी मुश्किल है ना। और आप लोगों के लिए ये एलिमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो ये अब आप देख रहे हो इमेज किसकी, एक स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के साथ सिलिकॉन के सरफेस की, जिसपे हम एक मैग्नीफाइड व्यू देख रहे हैं एटम्स का। और यहाँ पे हमें एटम्स दिखते हैं कि वो स्फेरिकल इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो आपको सर्कुलर इमेजेस दिखाई दे रही हैं और इनके थ्रू ही हम एटम के साइजेस का आइडिया लगाते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। एटम्स आर दोज पार्टिकल्स जो कि बहुत ही छोटे हैं, बट दे आर दोज पार्टिकल्स विच आर द स्मॉलेस्ट वंस विच आर पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छी डेवलप हुई और आपने आज बहुत कुछ इसमें सीखा। आपने सीखा कि एटम कितना छोटा होता है। और अब अपने लेक्चर में हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स पे। तो अभी हम लोगों ने जब इस मैटर अराउंड द सो प्योर को पढ़ा था, उसमें हमने स्टडी किया था कि प्योर सब्सटेंसेस को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनके हम और डिवाइड करके एक नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म कर सकते, जबकि एलिमेंट्स अगर कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो मैटर इज व्हाट, मैटर इज ऑल द एलिमेंट्स दैट वी हैव, राइट। तो अब हमें क्या सीखना है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, वेल हम उन एलिमेंट्स को कैसे सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। So that is going to be the learning of the next lecture. So I hope you are going to be joining me back for the next lecture. ये आपको lecture अच्छा लगा तो please subscribe जरूर कीजिएगा और like जरूर कीजिएगा, because that is going to motivate us further to prepare more such lectures for you. So see you again. Have a nice day. God bless you.